जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जो इंटरपोल की जनरल असेंबली की 19वीं मीटिंग हुई है भारत में, उसकी बात करेंगे। जानेंगे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है भारत और विश्व के परिप्रेक्ष्य में, और भारत ने यहाँ पे क्या क्या अपने विचार रखे हैं और किन बातों पर यहाँ पर चर्चा हुई है, पूरी बात करेंगे आज के वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की, और सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस मीटिंग की। तो आपको पता होगा कि अभी 19वीं मीटिंग जो है वो इंटरपोल की जनरल असेंबली की यहाँ पे हुई थी, जो कि दिल्ली में 18 से 21 अक्टूबर तक दोस्तों रही थी। दोस्तों, इस मीटिंग के मायने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरपोल एक इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में आगे बात करेंगे। अगर इस मीटिंग की खास बातें देखें तो 1997 के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ है जब इतने बड़े संगठन की मीटिंग दोस्तों भारत में संपन्न हुई है। जी हाँ, इससे पहले 1997 में 1997 में दोस्तों इसकी मीटिंग भारत में रखी गई थी। अब 25 वर्षों के बाद अब इसकी मीटिंग दोस्तों यहाँ पे भारत में संपन्न हुई है। दोस्तों, बात करते हैं इस मीटिंग की, तो इस मीटिंग में कई देशों के प्रमुख, कई मिनिस्टर्स, कई सारे हमारे जो नेशनल सेंटर ब्यूरो के हेड हैं कई देशों के, वो सभी लोग दोस्तों यहाँ पे रहे। कई देशों के पुलिस जो चीफ हैं वो भी इसमें शामिल हुए। तो इस प्रकार से बहुत ही जबरदस्त संगठन ये बन गया, और यहाँ पर एक मीटिंग दोस्तों हुई है। बात करेंगे इस मीटिंग में होने वाले सभी बातों की। तो यहाँ इस मीटिंग में दोस्तों भारत ने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं इंटरपोल के लिए। दोस्तों, इंटरपोल जैसा कि मैंने बताया कि एक इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये इसीलिए बनाया गया है ताकि सभी देश आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें, और सभी देशों के जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, सभी देशों के जो पुलिस संगठन हैं, वो आपस में मिलकर क्राइम के अगेंस्ट दोस्तों एक्शन ले सकें, यानी अपराधों के अगेंस्ट में एक्शन ले सकें, ताकि सभी देशों की मिलाकर जो एक एक्शन बनता है, जो एक मिलाकर काम बनता है, वो दोस्तों यहाँ पे कर सके, ताकि अपराध को कम यहाँ पर किया जा सके। अब इस संबंध में भारत ने अपने बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे रिकमेंडेशन दिए हैं, जिसमें सबसे पहला रिकमेंडेशन है वो है परमानेंट प्लेटफॉर्म्स की सेटिंग करना, यानी परमानेंट प्लेटफॉर्म को बनाना। ऐसे परमानेंट प्लेटफॉर्म जो कि टेररिज्म यानी आतंकवाद और एंटी नारकोटिक्स के लिए इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए हो। हम देखते हैं कि सभी देशों के अंदर इस समय आतंकवाद की समस्या बहुत भयानक रूप से बढ़ती जा रही है, और उसके आगे आने वाले समय में और बढ़ने के चांसेस हैं। इसीलिए भारत ने कहा कि इंटरपोल को एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए जहां पे सभी जो मेंबर देश हैं वो आतंकवाद के विरुद्ध जितनी भी उनके पास इंफॉर्मेशन हैं वो अपने मेंबर देशों के साथ साझा कर सकें, और साथ ही साथ जो एंटी नारकोटिक्स है उनके अगेंस्ट भी दोस्तों, नारकोटिक्स के अगेंस्ट भी दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकें, रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज यहाँ पर कर सकें। फायदे क्या होंगे? फायदे वही होंगे कि इससे कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा हमारा, ठीक है ना, एक सस्टेन्ड एक्शन दोस्तों सभी देश ले पाएंगे, सभी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो ले पाएंगी अगेंस्ट द ग्लोबल, यानी पूरे विश्व में जो भी घटनाएं ऐसी हो रही हैं उनके अगेंस्ट यहाँ पे काम कर पाएंगे। एक यूनाइटेड रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अगर ऐसी चीज मिलती है तो सभी का एक मजबूत रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा ऐसी एक्टिविटी, ऐसे अपराधों के विरुद्ध। इसके साथ साथ भारत ने यहाँ पर एक और भी कमिटमेंट किया है, एक्सटेंड करने के लिए बात की है, जो भी टेक्निकल और मैन पावर असिस्टेंस है उसको बढ़ाने की बात की है ग्लोबल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में। उन्होंने कहा है, भारत ने कहा है कि जितनी भी टेक्निकल और मैन पावर असिस्टेंस होती है उसको और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, ताकि सभी मेंबर देश अपराध के विरुद्ध एक मजबूत दोस्तों यहाँ पे कार्यप्रणाली बना पाए। इसके अतिरिक्त जो हमारे इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स हैं उनको भी दोस्तों यहाँ पर तोड़ने की बात की गई है, ताकि ड्रग ट्रैफिकिंग जो है उसको रोका जा सके, उसके अगेंस्ट में इफेक्टिव एक्शंस लेने की जरूरत दोस्तों भारत ने यहाँ पे दिखाई है, बताई है कि सभी मेंबर देशों को उसके विरुद्ध एक्शन लेने चाहिए। अब ये संभव कैसे होगा? तो ये संभव होगा डीपर कोऑपरेशन से, जब सभी मेंबर देश बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी सोच विचार के केवल अपराध के विरुद्ध काम करने के लिए संबंधित होंगे, अपराध के विरुद्ध काम करने के लिए नेतृत्व में होंगे, तभी ये काम हो पाएगा। इसलिए डीपर कोऑपरेशन की यहाँ पे जरूरत तो बताई गई। साथ ही साथ भारत ने यहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशंस हैं, यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, उसको देखते हुए उसके आधार पर जो ऑपरेशंस है करने की बात की है।
और साथ ही साथ जो रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी अकॉर्ड्स हैं उनका भी दोस्तों यहाँ पे इफिशिएंट जो है वो यूज करने की बात की गई है, ताकि वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम के लिए काम कर पाए। और जो मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा इन जैसे कार्य को फंड पहुंचता है, चाहे वो आतंकवाद को हो, चाहे वो ड्रग ट्रैफिकिंग को हो, चाहे वो अन्य किसी अपराध को, जो फंड पहुंचता है, जो पैसा पहुंचता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से पहुंचता है। तो ऐसे सिस्टम को बनाने की हम भारत ने जरूरत बताई है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। इसके साथ साथ दोस्तों भारत ने एक बहुत ही सख्त टिप्पणी यहां पर करी है, और वो है गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कई सारे देश ऐसे हैं जो आतंकवाद को अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद, या कम आतंकवाद और ज्यादा आतंकवाद के रूप में देखते हैं, जो दोस्तों एकदम बिल्कुल पक्षपाती है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ वर्षों में चीन दोस्तों इस मामले में आगे रहा है। जहां एक ओर चीन आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करने का दावा करता है, वहीं दूसरी ओर जैसे ही किसी आतंकवादी को ग्लोबल टेररिस्ट यानी वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की बात होती है, चाहे भारत के द्वारा चाहे किसी और के द्वारा, तो चीन तुरंत वहां पे अपना वीटो इस्तेमाल करता है और उसको आतंकवादी घोषित होने नहीं देता। इसके अलावा चीन आतंकी गतिविधियों को भी पोषित करने के मामले में कई बार न्यूज में रह चुका है, और उसकी स्थिति संदेहास्पद दोस्तों बनी हुई है। तो ऐसे मौकों को हमें हटाना होगा और हमें क्लियर एक विजन रखना होगा कि आतंकवाद का मतलब केवल आतंकवाद होता है, यहाँ पे कोई भी अच्छा आतंकवाद है, बुरा आतंकवाद नहीं होता। ये गृह मंत्री ने स्पष्ट किया इंटरपोल की मीटिंग में। हमारी जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सभी जो मेंबर देश हैं उसको इस अपनी जो मनगढ़ंत कहानियों से निकलना होगा कि भाई ये काम अच्छे के लिए हो रहा है, ये काम बुरे के लिए हो रहा है। अगर गलत काम है तो उसे गलत ही कहना होगा, उसके खिलाफ एक्शन लेना होगा सभी देशों को। तभी दोस्तों यहाँ पर जो है एक बढ़िया माहौल हम क्रिएट कर पाएंगे अपराध के विरुद्ध पूरी दुनिया में। हम लोग कई बार देखा है कि भाई आतंकवाद की कुछ घटनाओं को इग्नोर कर देते हैं कि वो छोटे पैमाने पर हुई है, इतनी बड़ा घटना नहीं हुई है। तो उन घटनाओं के प्रति यहाँ पे अमित शाह ने सीधे शब्दों में बात करी है, और कहीं ना कहीं अमित शाह हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने कुछ देशों को सीधे सीधे यहाँ पर चेतावनी भी दी है, एक तरह से इशारा किया है कि ऐसे कुछ देश हैं, ऐसी कुछ सरकारें हैं जो इस प्रकार की गतिविधियां करती हैं। वो कुछ आतंकवाद जो उनके लिए बड़े होते हैं उनको वो लाइमलाइट में लेके आती हैं, और बाकी आतंकी घटनाओं को या आतंकियों को या आतंकी देशों को छोड़ देती हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें एक जनरल कंसेंसस रखना चाहिए, एक बिल्कुल सेम रखना चाहिए कि भाई आतंकवाद है तो वो आतंकवाद ही है, उसमें कुछ भी अच्छा बुरा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तभी हम आतंकवाद से लड़ पाएंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं लड़ पाएंगे। दोस्तों इन सब बातों के भारत की बात देखें तो भारत ने क्राइम को रोकने के लिए, अपराध को रोकने के लिए बहुत सारे कदम यहाँ पे उठाए हैं, और कई सारे इफेक्टिव कदम दोस्तों भारत में अब कारगर भी सिद्ध हुए हैं। अगर पिछले कुछ वर्षों की हम बात करें तो बहुत सारे कदम ऐसे हैं जो आतंकवादी घटनाओं को रोकने और आतंकवादी फंड को रोकने में दोस्तों कारगर सिद्ध हुए हैं। चाहे वो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना हो, चाहे वो एक इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की स्थापना हो, चाहे वो ई कोर्ट, ई प्रिज्म, ई फॉरेंसिक और ई प्रोक्यूशन को लिंक करना हो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के साथ, इन सभी कामों के साथ भारत ने जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, जो टेररिज्म एक्टिविटीज हैं, उनको रोकने, उनको पकड़ने और उनको खत्म करने का दोस्तों यहाँ पे काम किया है। इसके अलावा भारत दोस्तों एक नेशनल डेटाबेस दोस्तों बनाने जा रहा है, जिसमें सभी तरह के क्राइम, टेररिज्म, नार्कोटिक्स और इकोनॉमिक जो ऑफेंस होते हैं, इकोनॉमिक जो अपराध होते हैं, उन सब की डिटेल दोस्तों यहाँ पर मिलने वाली है। तो ऐसे काम दोस्तों भारत में होने वाले हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि भारत में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C को भी दोस्तों यहाँ पे बना दिया गया है, जो कि साइबर क्राइम से निपटने के लिए एक पूरा प्रणाली तैयार कर रहा है, पूरी एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, जो साइबर क्राइम होंगे भविष्य में या अभी जो हो रहे हैं उनसे निपटने में भारत के दोस्तों हेल्प यहाँ पे करने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंटरपोल क्या है। तो आपको बता दें कि इंटरपोल एक संस्था है जिसकी 1923 में स्थापना की गई थी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सिक्योर इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं सभी मेंबर देश। अगर मान लीजिए भारत इसका मेंबर है तो भारत किसी भी अपराध से जुड़ी हुई जो सिक्योर इंफॉर्मेशन है वो इंटरपोल के माध्यम से दूसरे देशों के साथ साझा कर सकता है, ताकि वैसी घटनाएं उन देशों में ना हो और वो भी उसके खतरे से बच सके। इसी प्रकार जो इन्वेस्टिगेशन है, जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है पुलिस की, उसमें भी हेल्प होती है पूरे ग्लोब पर यानी पूरी पृथ्वी पर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई भी अपराधी है और किसी दूसरे देश में छिपा हुआ है, मान लीजिए हमारे देश का अपराधी है, तो इंटरपोल के मेंबर देश को बोल सकते हैं कि भाई देखो ये एक अपराधी है जो हमारे देश में अपराधी है, अगर तुम्हारे देशों में हो कहीं या ऐसी कोई एक्टिविटी हो तो तुरंत हमको खबर करना और तुम भी सतर्क रहना क्योंकि ये अपराधी इस किस्म का है। तो इस प्रकार से हम पूरे नेटवर्क के द्वारा दोस्तों ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और सबको बचाते हैं।
फ्रांस के लियोन में इसका हेडक्वार्टर भी दोस्तों है, जहां पर इसकी लगभग मीटिंग्स होती हैं। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे इसके काम की, तो जितने भी सारे क्रिमिनल मूवमेंट्स होते हैं उनको ट्रैक करना, ये इंटरपोल का बेसिक काम होता है। जो भी हमारे पुलिस रडार है, जो भी जिस भी देश की हम बात करें, हर देश के पुलिस रडार पर जो भी क्रिमिनल्स हैं उनकी एक्टिविटी को ट्रैक करना कि वो कहां हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, उनको ट्रैक करना, रोकना, मॉनिटर करना और उनको पकड़कर उस घटना को अंजाम देने से पहले उनको रोकना, ये इसका यहाँ पे काम दोस्तों यहाँ पे होता है। अलग अलग रीजन की पुलिस जो है वो इंटरपोल की टिप पर दोस्तों यहाँ पे काम करते हुए देखी गई है। इंटरपोल हर एक देश की पुलिस को टिप्स देता रहता है, टिप देता रहता है कि भाई देखो तुम्हारा ये अपराधी यहाँ पर होगा, इस समय जाओ जाके पकड़ लो। इस प्रकार की दोस्तों हमारा जो इंटरपोल है वो असिस्ट करता रहता है देशों को, और तरह तरह के जो ओपिनियन है वो यहाँ पर देता रहता है, जिससे तमाम देशों की पुलिस जो है वो फायदा लेती है। इसके अलावा दोस्तों ये इसका एक एम और भी है, वो है वाइडेस्ट पॉसिबल जो म्यूचुअल असिस्टेंस है उसको प्रमोट करना। क्रिमिनल पुलिस जो है हमारे देशों की, उन सबके बीच में जितनी भी अपराधियों को पकड़ने वाली पुलिस है हम सभी देशों के बीच में, उन सबके बीच में एक म्यूचुअल असिस्टेंस को प्रमोट करना कि वो सभी पुलिस एक दूसरे की सहायता करें और एक दूसरे के अपराधियों को पकड़ने में हेल्प करें। इन सब के बारे में इंटरपोल काम करता है। कुल मिला के 195 मेंबर दोस्तों इस समय हैं। अगर मेंबर्स की बात करें, इंटरपोल की बात करें, तो इन सभी में जो जनरल असेंबली होती है 195 मेंबर्स की, वही दोस्तों जनरल असेंबली, ये सारे इसके काम जो होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने वाली असेंबली होती है। इसका एक अध्यक्ष होता है जो कि 4 साल के लिए चुना जाता है। ये अध्यक्ष सभी 195 जो मेंबर देश हैं उनमें से किसी एक देश में से चुना जाता है और 4 साल के दोस्तों ये रहता है और एक्टिविटीज पर नजर रखता है। इसके अलावा इंटरपोल में दोस्तों एक जनरल सेक्रेटरी भी होता है, सेक्रेटरी जनरल होता है, जो कि डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं उनको पूरा देखरेख करता है, उनकी बात करता है। और ये जो सेक्रेटरी जनरल है दोस्तों, ये भी जनरल असेंबली द्वारा ही चुना जाता है और ये 5 वर्षों के लिए अपने पद पर दोस्तों यहाँ पर रहता है। इसके अतिरिक्त जनरल असेंबली जो है दोस्तों वो एक पॉलिसी पर काम करती है, उसकी एक पॉलिसी होती है, वो है एग्जीक्यूशन बाय सेक्रेटरी। जो भी उसके सेक्रेटरी होते हैं, सचिव होते हैं, उनके थ्रू जनरल असेंबली की पॉलिसी जो है वो चलाई जाती है। उसके अलावा इसमें हमारे पास बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं जो अलग अलग रीजन के होते हैं, जैसे साइबर क्राइम यूनिट का एक डायरेक्टर होगा, टेररिज्म का अलग डायरेक्टर होगा, ड्रग ट्रैफिकिंग का अलग डायरेक्टर होगा, फाइनेंशियल जो क्राइम होंगे उनको कोई अलग इंसान देख रहा होगा, एनवायरमेंटल क्राइम होंगे उनको अलग इंसान देख रहा होगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कोई और देख रहा होगा। इस तरह के अलग अलग डायरेक्टर जोन दोस्तों यहाँ पे होते हैं और ये अपने अपने लेवल पे काम करते हैं, अपने अपनी टीमों के साथ यहाँ पर काम दोस्तों कर देते हैं। दोस्तों अगर इसके साथ साथ बात करें तो ये इंटरपोल कैसे सभी देशों के साथ कांटेक्ट में रहता है, उसके लिए भी यहाँ पे कहानी, एक प्रणाली है पूरी। हर देश की जो सबसे अग्रिम, सबसे हाईएस्ट इन्वेस्टिगेशन बॉडी होती है, हर एक देश में इन्वेस्टिगेशन बॉडी होती है। उन इन्वेस्टिगेशन बॉडीज में जो हर एक देश की टॉप मोस्ट बॉडी होती है, वही बॉडी इंटरपोल के साथ कनेक्शन में रहती है। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में दोस्तों सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, ये सबसे बड़ी एजेंसी है किसके लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इंटरपोल का जो भारत में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो सीबीआई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे नाम और दिया गया है नेशनल सेंटर ब्यूरो यानी एनसीबी। तो इंटरपोल ने हर एक मेंबर देश में अपना एनसीबी बनाया हुआ है, यानी नेशनल सेंट्रल ब्यूरो बनाया, ठीक है ना। अब उस नेशनल सेंट्रल ब्यूरो में कौन होगा, तो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो में उस देश की जो टॉप मोस्ट, जो हाईएस्ट जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वही लोग वहां पे ऑफिसर उसको हैंडल करेंगे। समझ गए मेरी बात, मतलब इंटरपोल को अगर किसी भी देश से कांटेक्ट करना है तो वो कहां जाएगा, उस देश के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो पर, ठीक है ना। और नेशनल सेंट्रल ब्यूरो पर कौन मिलेगा, उस देश की जो हाईएस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके अधिकारी वहां पर मिलेंगे और उनके साथ वो कोऑर्डिनेशन करके इंफॉर्मेशन को दोस्तों साझा करेगा और इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के बीच में बांटेगा। तो यानी ये आपको पूरी बात यहाँ पे समझ में आई। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे करता है। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इंटरपोल कुछ प्रकार के नोटिस भी इशू करता है। ये नोटिस क्या होते हैं, एक प्रकार की इंटरनेशनल रिक्वेस्ट पर ये इशू करता है। जो मेंबर देश हैं वो बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ का ये अपराधी है, ये इस लेवल का अपराधी है, ये इतना खतरनाक अपराधी है वगैरह। तो ऐसे दोस्तों अपराधियों के लिए, ऐसी एक्टिविटीज के लिए, इवेंट के लिए जो इंटरपोल है वो पूरे विश्व में अवेयरनेस के लिए कुछ इशू भी करता है, जारी करता है कि भाई किसी को रेड कॉर्नर नोटिस दे दिया, मतलब वो बहुत ही खतरनाक जो है वो अपराधी है, इस प्रकार के दोस्तों वो नोटिस जारी करता है। इन नोटिस को हमेशा जनरल सेक्रेटरीट द्वारा ही दोस्तों यहाँ पे जारी किया जाता है और ये जो नोटिस होते हैं ये मेंबर कंट्री की रिक्वेस्ट पर ही दोस्तों जारी किए जाते हैं।
इन नोटिस को बाद में दोस्तों जो अलग अलग संस्थाएं हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट हो, चाहे वो ट्रिब्यूनल्स हो, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो, ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं जो इन नोटिस का इस्तेमाल करते हैं। ये पीछे आप नोटिस मेरे देख रहे होंगे कि ये सारे नोटिस दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दोस्तों दे रहे होंगे। देखिए ये नोटिस सारे रेड नोटिस है जो किसी भी वांटेड पर्सन को दिखाता है। अगर मान लीजिए कोई इंसान है जो वांटेड है किसी देश में, तो उसके लिए यहाँ पे रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो जारी कर दिया जाता है। इसके अलावा येलो नोटिस है जो किसी भी मिसिंग पर्सन के लिए होता है कि भाई ये इंसान खो गया है, इसको ढूंढ रहा है ना। इसके अलावा ब्लू नोटिस है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों जारी किया जाता है। जो ब्लैक नोटिस है ये अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए जारी किया जाता है। ग्रीन नोटिस जो है ये वार्निंग्स के लिए दोस्तों जारी किया जाता है। ऑरेंज नोटिस जो है वो दोस्तों इमिनेंट थ्रेट, अगर कोई मान लीजिए इमिनेंट थ्रेट है उसके लिए जारी किया जाता है ऑरेंज नोटिस। इसका बहुत पर्पल नोटिस है। और फिर दोस्तों इंटरपोल ह्यूमन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस है। इस प्रकार के नोटिस दोस्तों जो इंटरपोल के द्वारा जारी किए जाते हैं। इनसे बस अंदाजा ये लगता है कि भाई कौन इंसान कहां पे किस तरह काम कर रहा है या किस तरीके से उसको यहाँ पे बचना चाहिए, इस तरह की चीजें यहाँ पे दोस्तों जारी यहाँ पर की जाती हैं। अब दोस्तों इन सबके बीच में कहानी ये है कि हमारे इस इंटरपोल के सामने आगे की चैलेंजेस क्या, फ्यूचर चैलेंजेस क्या क्या है, किस तरीके से इसको रोकना होगा या किस तरीके से ये काम करे जिससे आगे आने वाले समय में दोस्तों कोई परेशानी यहाँ पर नहीं देखने को मिले। तो सबसे पहली बात वही है जो भारत ने यहाँ पर कही है अपनी मीटिंग में कि इंटरपोल को कुछ प्लेटफॉर्म सेटअप करने होंगे जहां पे हम लोग रियल टाइम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाए और कोऑर्डिनेशन जो है वो बढ़ जाए। जब ये चीज होगी तो भाई हम क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए अधिक रिस्पॉन्स कर पाएंगे, तेजी से रिस्पॉन्स कर पाएंगे, समझ गए। तो वही चीज यहाँ पे जरूरी है। तो यही बात दोस्तों चैलेंज है यहाँ पर कि जो हमारा जो स्पेक्टर ऑफ ट्रांजिशनल साइबर एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वो दोस्तों बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसके लिए कहीं ना कहीं इंटरपोल को बहुत एडवांस यहाँ पे काम करने की जरूरत है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी पावर्स हैं उनको एक्वायर करने की जरूरत है जिसके द्वारा कुछ ऐसी कंट्रीज के विरुद्ध दोस्तों सैंक्शन लगाए जा सके जो कि आतंकवाद या बाकी घटनाओं में लिप्त रहते हैं, उनको सहायता करते हैं। तो इस प्रकार काम अगर करेंगे तो यहाँ से दोस्तों हम लोग काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी बात थी इंटरपोल के बारे में। मुझे उम्मीद है कि इंटरपोल के बारे में ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि भारत कितना इंपॉर्टेंट रखता है विश्व के देशों के लिए कि इंटरपोल जैसी महत्वपूर्ण संस्था की जो एनुअल बैठक है वो दोस्तों भारत में संपन्न कराएगी। देखना होगा कि भारत आगे किस तरीके से अपने अपराधों से निपटने के लिए इंटरपोल की सहायता लेगा और किस तरीके से अपने सिस्टम्स को एडवांस करेगा ताकि भारत आने वाले अपराधों से और संकटों से बच जाए। तो दोस्तों मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको ये वीडियो और जुड़े रहिए दिशा पब्लिकेशन के YouTube प्लेटफॉर्म पर ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो लेके आता हूं। आप सभी से लूंगा विदा, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी से लूंगा विदा, आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।